हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी। बेसिकली आज का ये जो पर्टिकुलर सेशन है D9 की क्लास है और हम डिस्कस करने वाले हैं वोकेब समाधान, ग्रामर ज्ञान और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। वोकेब समाधान में हम फियर से रिलेटेड हमने कुछ वर्ड्स को लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था, कुछ अभी बाकी हैं। जो बाकी हैं उनको हम डिस्कस अभी करेंगे। साथ ही साथ आज के बाद ग्रामर में आपको सम और एनी में कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उसके जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं और उसी के साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फ्रेज रिप्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो आर यू रेडी गाइस? क्या हमारे सारे एस्पिरेंट्स तैयार हैं आज के इस धमाकेदार से सेशन के लिए? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हमें क्या खास मिलने वाला है। तो सबसे पहले आज मैं स्टूडेंट कॉर्नर पे जाऊंगा और सबसे पहले आपके थॉट्स और आंसर्स लिए गए हैं। लास्ट वीक जो आपके थॉट और आंसर्स थे वो सारे हमारे सामने हैं लगभग। जैसे ज्योति जी ने एक थॉट दिया है यहाँ पे, थॉट ऑफ द डे, यस्टरडे इज हिस्ट्री एंड टुमारो इज मिस्ट्री। जो बीत गया वो हिस्ट्री है, जो आने वाला है वो मिस्ट्री है। तो भाई आज में जियो ना। क्या जरूरत है पास्ट के बारे में सोचने की या फ्यूचर के बारे में सोचने की। जिसने अगर आज अपने दिन को 100% दे दिया तो वो तो सक्सेसफुल होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ओके, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, साक्षी तिवारी जी का भी बहुत प्यारा थॉट है हमारे सामने। सपनों की उड़ान धरती से ही भरनी होगी, ये मेहनत आज नहीं तो कल करनी ही होगी। रातों को सवेरा और सवेरे को रात बनाना ही होगा। जहां पहुंचने का सोच रहे हो तुम, उसका रास्ता खुद तुम्हें बनाना ही होगा। सो भाई, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि हमें जहां तक लाइफ में पहुंचना, वहां तक हमें सिर्फ एक इंसान पहुंचा सकता है, वो हम खुद हैं। तो हमें अपने आप से एक वादा जरूर करना है कि मुझे यहां तक पहुंचना है एंड नथिंग एल्स। और वो इंसान कोई और नहीं है, आप ही हैं। ठीक है, चलिए। संध्या गिरी जी, संदीप कुमार जी, ये रेगुलर एस्पिरेंट्स हैं जो हमारे आंसर्स देते हैं। बिल्कुल, आलोक मीना जी ने भी आंसर दिया है यहाँ पे। साथ ही साथ पूनम जी, ओके सर, वीडियो रिकॉर्ड है फिर भी बहुत मजा आता है पढ़ने में। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये चीजें आपके लिए इसीलिए की गई। देखिए, पॉइंट ये था, मैं नहीं चाहता कभी कोई ग्लिच आए। जब हम पढ़ रहे हैं बीच में अगर कोई भी ग्लिच आता है तो मजा नहीं आता, फिर अंदर से यार क्या हो गया, लो ठीक है रुक गया। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कोई भी, इसीलिए ये चीजें की गई कि प्रीमियर सेशन आपके लिए लाया गया, जिससे कि आपको कोई ग्लिच ना हो जब आप पढ़ रहे हो। तो विदाउट ग्लिच आप जो भी टाइम है लेक्चर का, एक फ्लो में लेक्चर चलता रहे, आप सारी चीजों को आराम से समझ सको, पढ़ सको। ठीक है, साथ ही साथ सर बहुत अच्छा लगा, ऋषि कुमार जी वेरी गुड, थैंक यू। अनु मौर्य जी, ओके ओके ओके। वैशाली जॉनसन जी ने भी आंसर दिए, सागर राज, अक्षिता जी, ओके, संदीप, संध्या। तो ये सारे एस्पिरेंट्स थे जो आंसर देते रहते हैं। आप रेगुलर आंसर करिए, अपने थॉट्स रेगुलर दीजिए। मैं आपके थॉट्स बीच बीच में लेता रहूंगा, आपके आंसर्स भी लेता रहूंगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के कुछ वर्ड से, जो कि भाई फियर और फोबिया पे ही आज फिर बेस है। क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी चीज हम पकड़े उसको पूरी तरह से करें। मतलब ये नहीं होना चाहिए 50% किया 50% छोड़ दिया, फिर जो भी आया है एग्जाम में सारा का सारा होना चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स, जो ऊंचाइयों से डर लगता है जिस बंदे को, उसको हम बोल सकते हैं एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब जो हाइट का डर होता है, दैट इज वन। अब एन इरेशनल फियर ऑफ फ्रेश एयर और ड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब जो जिसको हवा, जो फ्रेश एयर होती है, जो बाहर नहीं निकलना चाहता बिल्कुल, और जो बाहर निकलता है तो उसे डर रहता है उस चीज का, फ्रेश एयर का जिसके अंदर डर है। ठीक है ना, या हवा से जिसको डर लगता है, दैट इज एरोफोबिया। एरोफोबिया मतलब जो वायु का जो डर है, हवा का जो डर है, दैट कुड बी। फियर ऑफ बीइंग इगोइस्ट, बीइंग अलोन और आइसोलेटेड, अकेलेपन का डर। ये डर तो लगभग सभी में होता होगा वैसे। अकेलेपन का जो डर होता है कि कहीं अकेले ना हो जाए हम कहीं, समझ गए ना। ओके, तो इसको बोल सकते हैं ऑटोफोबिया, जो अकेलेपन का डर है। ठीक है, अगला पॉइंट है अफोबिया ऑफ पेन, मतलब जो दर्द का पेन होता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा बच्चों को
या कभी कभी बड़ों को भी इंजेक्शन लगने वाला होता है तभी पहले से ही डर लगने लगता है, चिल्लाने लगते हैं बच्चे, तो अक्सर चिल्लाने लगते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनको पहले से ही वो इमेजिन कर लेते हैं पूरा पेन को, ठीक है ना। तो एल्गोफोबिया, एल्गोफोबिया मतलब अफोबिया ऑफ पेन, जो दर्द का डर रहता है, दैट कुड बी, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एन एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ पब्लिक, ओपन और पब्लिक प्लेसेस, जैसे बाहरी एरियो से जिसको डर लगता है, कहीं बाहर नहीं निकलना चाहता, कोई भी पब्लिक प्लेस है वहां पे जाना नहीं चाहता, दैट कुड बी, ठीक है। तो एग्रोफोबिया को आप रिलेट कर सकते हैं यहां से। अगला वर्ड क्या है, एन एबनॉर्मल और परसिस्टेंट फियर ऑफ डेप्थ्स, जो गहराइयों से डर लगता है, दैट कुड बी बैथोफोबिया, ठीक है। अगला वर्ड क्या है, फियर और हेटर्ड ऑफ बुक्स, जैसे बिब्लियोफाइल मीन्स होता है पुस्तक प्रेमी, जिसे किताबों से प्यार होता है, और अब जिसे किताबों से डर लगता है, किसी को लगता तो नहीं है ना, यस और नो, ओके। तो ये क्या हो गया, बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब जो बुक से डर लगता है, दैट इज बिब्लियोफोबिया, आ चुका है आपके एग्जाम में, याद रखिए ये वर्ड। अगला क्या है, फियर ऑफ अगलीनेस, थिंग्स दैट आर अगली, मतलब जो अगली चीजें, जो कुरूप चीजें, उनसे जो डर होता है इंसान के अंदर, दैट कुड बी कैकोफोबिया। कैकोफोबिया मतलब जो गंदी भद्दी चीजें हैं, अगली चीजें हैं, उनसे जो डर लगता है, दैट इज कैकोफोबिया। अ डिसलाइक ऑफ बीइंग इन द सेंटर, जैसे कोई बंदा जो सेंटर में नहीं रहना चाहता, सेंटर मतलब किसी पॉइंट का सेंटर, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कुछ ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, सेंट्रोफोबिया हो गया, ठीक है। अगला, एन एक्सट्रीम फियर अबाउट ब्यूटी, मतलब ब्यूटी से जो डर लगता है, खूबसूरती से जो, मतलब नेचुरल ब्यूटी भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, सेलोफोबिया, ठीक है। फियर ऑफ टाइम, देखिए टाइम से रिलेटेड रूट वर्ड मैंने बताया था क्रोनो, अब फियर ऑफ टाइम को हम किससे रिलेट कर देंगे, क्रोनोफोबिया से, जो टाइम का डर रहता है। अब टाइम का डर कैसे, मतलब व्हाट, जैसे कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं इतना टाइम ना निकल जाए, कहीं कहीं 3 साल ना निकल जाए तैयारी करते करते और मेरा सिलेक्शन ही ना हो, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो टाइम के बीतने का डर है एंड ऑल, दैट इज फियर ऑफ टाइम। अगला, फियर ऑफ डॉग, फियर ऑफ डॉग, कुत्तों से डर लगता है नहीं लगता, डॉग से, यस और नो, बताएंगे फटाफट। तो फियर ऑफ डॉग्स को बोलते हैं हम साइनोफोबिया, क्या बोलते हैं, साइनोफोबिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अ डिल्यूजन ऑफ बीइंग पोजेस्ड बाय इविल स्पिरिट, जैसे कुछ लोगों के अंदर रहता है ना कि हमारे ऊपर काला साया है, या किसी के ऊपर काला साया है, इसके ऊपर जो है पजेस्ड है ये बंदा, इसके ऊपर भूत प्रेत की आत्मा है, दैट कुड बी। अब डेमोनोमैनिया, डेमोनोमैनिया से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, कि मतलब जो एक डिल्यूजन होता है, जो इंसान के अंदर एक कंफ्यूजन होता है अपने आप में, ठीक है, उसको रिलेट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना, कि मतलब इस बंदे के अंदर क्या है, भूत की आत्मा या कुछ ऐसा, ठीक है। सो डेमनोफोबिया, डेमन मीन्स वैसे राक्षसी होता है। एन एबनॉर्मल और परसिस्टेंट फियर ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, डेप्सोफोबिया, अल्कोहल से जो डर रहता है, ठीक है, रहना भी चाहिए, ठीक है ना, दैट इज डेप्सोफोबिया। एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ वर्क, फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, जैसे क्या होता है कि आज की डेट में क्या हो रहा है, लोगों के अंदर ये एल्गोफोबिया बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि कोरोना की वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, तो उस वजह से क्या इस टाइप के फोबिया, इस टाइप के डर की पॉइंट बढ़ा है। जैसे क्या होता है कि जॉब पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा जो डर होता है, दैट इज एगोफोबिया, ठीक है। अ फियर ऑफ गेटिंग मैरिड, बीइंग इन अ रिलेशनशिप और कमिटमेंट, जो बंदा कमिटमेंट से डरता है, जो बंदा शादी से डरता है, रिलेशनशिप से डरता है, ऐसी ऐसी इस टाइप के डर को क्या बोलते हैं, दैट इज गैमोफोबिया, दैट इज व्हाट, गैमोफोबिया, इज दैट क्लियर, ओके, याद रहेगा ना, तो भूल ही नहीं सकते। हाँ, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज ग्रामर रूल। मैंने कहा आज सम और एनी का जितना भी कंफ्यूजन है सारा क्लियर कर दूंगा, जितनी भी सम और एनी के पॉइंट हो सकते हैं सारे के सारे आज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइस, क्या सारे तैयार हैं, हाँ। वैसे कुछ रेगुलर एस्पिरेंट्स हमारे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, रोहन हो गया, राहुल हो गया, और संदीप हो गया, ठीक है, साक्षी, ये सारे एस्पिरेंट्स जो हैं
रेगुलर रहते हैं और बाकी सारे भी हैं यहाँ पे, ठीक है। सो रेडी है सभी? ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, वी यूज, हाँ किसी का नाम ना लियो तो सॉरी फॉर दैट। हाँ ओके, वी यूज सम एंड एनी विद प्लूरल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए एक सिंपल सी चीज समझेंगे, सम और एनी का यूज ध्यान से समझेंगे। सम और एनी का यूज हम प्लूरल नाउन्स के लिए करते हैं या अनकाउंटेबल नाउन। भाई अनकाउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर ही होगा, जैसे मैंने बोला सम वाटर, लेकिन सम बॉय नहीं हो सकता, ठीक है। तो सम और एनी का यूज या फिर आप प्लूरल नाउन्स के लिए करेंगे या फिर आप अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सम इज जनरली यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सम का जनरली जो यूज किया जाता है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, और एनी का जनरली जो यूज किया जाता है वो नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ये सबको पता है, मुझे लगता है ये बात सबको पता है, क्योंकि ये बात कई बार बताई जा चुकी है आप सबको, ठीक है। लेकिन आज मैंने बोला सम और एनी से रिलेटेड जो कुछ भी हो सकता है वो सब जानना है, तो मतलब बहुत कुछ मिलने वाला है, याद रखिएगा इस बात को। ओके, बस कॉन्स्टेंट रहिए, कॉन्सेंट्रेट रहिए। देखिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, ये जरूरी चीज है सर। लाइक करिए या ना करिए, लेकिन शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए सेशन को, जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हर एसएससी एस्पिरेंट तक इस सेशन का पहुंचना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए, सो आई हैव सम इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट फ्लाइट्स टू पेरिस। अब देखिए मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन है तुम्हारे लिए, किसके बारे में? पेरिस के लिए जो फ्लाइट्स हैं उसके बारे में, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें तो पॉजिटिव अनकाउंटेबल इंफॉर्मेशन क्या है? अनकाउंटेबल, क्योंकि इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं होता। हाँ, अगर प्लूरल बनाते हैं तो क्या बोलते हैं? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर हम टू इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अगला, अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। देखिए सेंटेंस पॉजिटिव था तो हमने सम का यूज किया, और जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव गया तो हमने क्या यूज किया? आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन फॉर यू अबाउट फ्लाइट्स टू पेरिस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जा रहा है, क्लियर हुआ? ओके, तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सम का यूज करेंगे, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो एनी का यूज करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर? यस और नो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। We met some friends for drinks after work yesterday. अब देखिए some friends पॉजिटिव, और जब काउंटेबल नाउन आएगा तो कैसा आएगा? प्लूरल आएगा, तो सम के साथ फ्रेंड नहीं होगा, फ्रेंड्स हो सकता है। जब पॉजिटिव था सेंटेंस, पॉजिटिव सेंस था सेंटेंस का, तो प्लूरलिटी को डिनोट करने के लिए हमने सम का यूज किया। वी मेट सम फ्रेंड्स फॉर ड्रिंक्स आफ्टर वर्क यस्टरडे, मतलब काम के बाद कल हम कुछ फ्रेंड्स से मिले, कुछ ऐसा। अगला, आई डिडंट सी एनी फ्रेंड्स देयर ऑन थर्सडे, मैंने वहां पे थर्सडे को किसी फ्रेंड को नहीं देखा, कुछ ऐसा। तो जैसे ही सेंटेंस नेगेटिव हुआ और नाउन काउंटेबल है तो भाई एनी का यूज कर दिया, ठीक है। तो काउंटेबल जब भी नाउन होगा सम और एनी के साथ, पहली चीज जो नाउन होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। दूसरी चीज, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के लिए और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस के लिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते रहना। चीजों को अगर कंफ्यूज हो स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे मैं पीडीएफ आपको तुरंत ही प्रोवाइड कर देता हूँ। पिछली लास्ट क्लास जो हमने की थी तुरंत ही मैंने आपको क्लास के बाद पीडीएफ ग्रुप पे दे दिया था, टेलीग्राम ग्रुप, इंग्लिश बाय नितिन महनराज, ठीक है। तो उस पर आपको पीडीएफ मिल भी जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट क्या है? आई थिंक ही विल हैव सम टाइम टू स्पीक टू यू टुडे। अब देखिए यहां पे सम टाइम, जनरली टाइम क्या है? अनकाउंटेबल, पॉजिटिव सेंटेंस है, अनकाउंटेबल है, तो हमने क्या यूज किया? सम का यूज किया। सेंटेंस पॉजिटिव है, फोकस करना इस बात पे, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। आई थिंक ही विल हैव सम टाइम टू स्पीक टू यू टुडे, मतलब मुझे लगता है आज उसके पास टाइम होगा तुमसे बात करने के लिए, कुछ ऐसा। अब अगला, आई डोंट थिंक ही विल हैव एनी टाइम। जैसे मैंने आई डोंट थिंक का यूज किया, मैंने क्या यूज किया? ही विल हैव एनी टाइम टू स्पीक टू यू टुडे, मतलब नेगेटिव अनकाउंटेबल हो गया ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट।
You can also use some and any in sentence without a noun if the meaning of sentence is clear. एक चीज याद रखेंगे यहां पे, सम और एनी के बाद जरूरी नहीं है कि नाउन आए। अगर सेंटेंस का मीनिंग क्लियर है तो सम और एनी को एज इट इज भी रख सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। आई डिडेंट ईट एनी सैलेड बट इट पीटर एट सम। मतलब मैंने कोई सैलेड नहीं लिया लेकिन पीटर ने कुछ लिया। कुछ क्या लिया? सैलेड की ही तो बात हो रही है ना। तो यहां पे मीनिंग के अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि सम के बाद सैलेड होना चाहिए। तो मतलब अगर आप सम के बाद सैलेड नहीं लिखते हैं तब भी ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या है? क्लियर। देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इज दैट क्लियर? ओके, सो गो टू द नेक्स्ट एग्जांपल एंड सीन टुक lots of photos of the mountains but Emma didn't take any। मतलब सीन ने बहुत सारे फोटोज लिए माउंटेन्स के लेकिन एमा ने कोई भी नहीं लिए। कोई भी क्या नहीं लिए? फोटोज की बात हो रही है। पहले फोटोज को रिलेट किया तो आगे भी क्या? फोटोज को रिलेट कर रहे हैं। तो सेंटेंस नेगेटिव था, एनी के बाद नाउन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि बात हो रही है फोटो की। पहले में अंडरस्टूड है कि बात हो रही है किसकी? सैलेड की। तो आपको कोई जरूरत नहीं है आगे नाउन को बार बार लिखने की। क्लियर हुई ये बात? ओके, क्लियर हुआ या नहीं? यस और नो? फटाफट बताएंगे, आपके साथ कमेंट बॉक्स में मैं भी हूं, ध्यान देंगे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, जनरली वी यूज एनी इन क्वेश्चंस। देखिए अब थोड़ी सी ट्रिकी पॉइंट्स आ रहे हैं आपके सामने, सम और एनी से रिलेटेड, समझेंगे। जनरली सम और एनी का यूज क्वेश्चंस के लिए करते हैं। डू यू नो एनी फेमस पीपल? क्या तुम किसी फेमस इंसान को जानते हो? डू यू हैव एनी चिल्ड्रन? क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? ऐसे जब हमने एनी का यूज किया तो जनरली हम एनी का यूज क्वेश्चंस के केस में करते हैं, लेकिन क्या हमेशा एनी का ही यूज होता है क्वेश्चन के केस में? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या हमेशा एनी का ही यूज होता है या सम का भी यूज हो सकता है? बताइए फटाफट। क्वेश्चंस में क्या सम का यूज कर सकते हैं? यस और नो? यस? इफ यस देन व्हेन? अगर यस तो कब कर सकते हैं आखिर? बताएंगे। ओके, सो अब यहां पे देखिए, बट सम इज यूज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्थितियां हैं जिसमें आप सम का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। सम का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ये तो एक जनरल बात होगी कि एनी का यूज करते हैं, लेकिन सम का यूज कब करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। When we are offering something, जब हम किसी बंदे को कुछ ऑफर कर रहे हैं, जैसे would you like some coffee? अब यहाँ पे एनी कॉफी होगा तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे? कुछ ऐसा। अगला, डू यू वॉन्ट सम शुगर फॉर योर कॉफी? डू यू वॉन्ट सम शुगर फॉर योर कॉफी मतलब क्या तुम्हें अपनी कॉफी के लिए कुछ शुगर चाहिए? कुछ ऐसा। तो आप यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। ऑफर मतलब पॉजिटिव सेंस में सामने वाले से पूछ रहे हैं। हमने क्या यूज किया? सम का यूज किया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? क्वेश्चन के केस में अगर हम सामने वाले को कुछ ऑफर कर रहे हैं, क्वेश्चन के केस में जब हम सामने वाले को कुछ ऑफर कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर? यस और नो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या? व्हेन वी आर आस्किंग फॉर समथिंग, जब हम किसी चीज के लिए सामने वाले से पूछ रहे हैं कैसे? कुड आई हैव सम साल्ट प्लीज? क्या मुझे थोड़ा साल्ट मिल सकता है, थोड़ा नमक मिल सकता है? ये खाना जो बना इसमें नमक की थोड़ी कमी है। तो सामने वाले से क्या हम मांग रहे हैं? आस्क फॉर मतलब मांगना किसी चीज को, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम देखें, कैन आई हैव सम फ्राइज विद दैट? क्या मुझे उसके साथ कुछ फ्राइज मिल जाएगा? तो जब हम किसी से कुछ चीज आस्क कर रहे हैं, कुछ चीज मांग रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उस पर्टिकुलर केस में भी हम सम का यूज करेंगे, ना कि एनी का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस और नो? ओके, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। व्हेन वी आर सजेस्टिंग समथिंग, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम किसी को कुछ सजेस्ट कर रहे होते हैं, उस पर्टिकुलर केस में भी हम किसका यूज करते हैं? सम का यूज करते हैं। जैसे व्हाई डोंट वी वॉच सम मूवीज ऑन टीवी टुनाइट? जैसे हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं, आज हम शाम को मूवी क्यों नहीं देखते? क्या ख्याल है आपका? देखनी चाहिए?
तो मतलब हम सामने वाले को क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आज मूवी देख ही लेनी चाहिए, ठीक है। व्हाई डोंट यू गिव हर सम एडवाइस, तुम उसको कुछ एडवाइस क्यों नहीं देते, तुम उसको कुछ एडवाइस क्यों नहीं देते। अच्छा, अगर मैं ऐसा कुछ आपसे बोल रहा हूं, तुम उसको कुछ एडवाइस क्यों नहीं देते, तो मैं कुछ पॉजिटिव सेंस में आपसे बोलना चाहता हूं या नेगेटिव सेंस में बोलना चाहता हूं। सेंस कैसा है, पॉजिटिव है। सेंटेंस भले ही इंट्रोगेटिव है लेकिन सेंस कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिविटी की बेस पे यहां पे सम का यूज हम कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, जब भी हम सजेशन सामने वाले को देंगे तब भी हम एनी का नहीं बल्कि सम का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यू कैन ऑल्सो यूज सम एंड एनी इन अ सेंटेंस विदाउट अ नाउन इफ द मीनिंग ऑफ सेंटेंस इज क्लियर, ये तो हम कर चुके हैं पहले, ओके। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, बात आ गई है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के पॉइंट्स की, ठीक है। सो तैयार हो जाइए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कुछ प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस के लिए, ओके माय डियर एस्पिरेंट्स। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। His friends could not tell me why he did not come to college yesterday. अच्छा, एक चीज समझेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है हमारे सामने, देखिए क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव क्लॉज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव क्लॉज में एक डिफरेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है और इंट्रोगेटिव क्लॉज में क्या दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है किसी पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। पहली चीज दिमाग में रखिए। दूसरी चीज, जब भी हम इंट्रोगेटिव क्लॉज का यूज करते हैं तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो पहले वर्ब, पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, फिर सब्जेक्ट आता है। तो हिज फ्रेंड्स कुड नॉट टेल मी, मतलब वो उसके फ्रेंड मुझे बता नहीं सके व्हाई ही डिड नॉट कम टू कॉलेज यस्टरडे। तो हैड और डिड का यूज पहले तो करेंगे नहीं, सब्जेक्ट को पहले आना चाहिए, बाद में वर्ब को आना चाहिए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होता, जो नहीं लगा है, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं इंट्रोगेटिव क्लॉज है ना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, व्हाई नॉट हैड ही कम, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉट को हम पहले हेल्पिंग वर्ब के थोड़ा ना रख देंगे, ठीक है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, क्या बात, अगर डी पार्ट टिक किया तो करेक्ट है, वरना कुछ लोगों ने तो दिमाग लगा लिया होगा कि डिड को पहले रखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जिन्होंने भी सेकंड पार्ट टिक कर दिया ना, उनका थोड़ा सा 100 ग्राम गलत हो गया। हाँ, जिन्होंने भी डी पार्ट टिक किया मतलब नो इंप्रूवमेंट, उनका सिक्सर लग चुका है फर्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यस और नो, ओके। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको कि ये इंट्रोगेटिव क्लॉज है, और इंट्रोगेटिव क्लॉज में क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं। इस चीज को दिमाग में रखिए सर अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। देखिए और टिक करिए आंसर, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, सेंटेंस को देखिए, वी हैव नो लेस, देखिए लेस का यूज आप अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए करते हैं, अनकाउंटेबल जो भी नाउन्स होते हैं उनके लिए आप लेस का यूज करते हैं। अब अगर मैं 1000 स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं तो ये काउंटेबल है। अभी एडजेक्टिव के पॉइंट्स मैंने बताया थे तो इस चीज पे डिस्कशन किया था, मतलब क्या, नो लेस का नहीं बल्कि नो फ्योर का यूज करेंगे तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। और अगर हम नो फ्योर का यूज करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाने वाला है, क्या बात है, बिल्कुल सबका सिक्सर लग चुका है इस बार इस बॉल पे, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन पे बिल्कुल सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सी पार्ट टिक कर रहे हैं ना माय डियर एस्पिरेंट्स, तो बिल्कुल आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन आखिर हमसे क्या कहना चाहता है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए याद रखिएगा, अगर लेस का बात करेंगे तो हम
अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, और अगर हम प्योर को रिलेट करेंगे तो काउंटेबल नाउन होगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझ गए सभी? नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। मतलब उन्होंने वो सिर्फ बाहर फिल्म ही देखने नहीं गए, बल्कि उन्होंने बाहर ही डिनर भी किया, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन आया है, और बट ऑल्सो के बाद क्या है, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आया है। मतलब क्या, अब फर्स्ट पार्ट को आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है, और सेकंड पार्ट तो सही है, जो भी है सही है, ठीक है। नॉट ओनली और बट ऑल्सो हमेशा सेम पार्ट ऑफ स्पीच को रिलेट करते हैं। मतलब नॉट ओनली के बाद वर्ब है तो बट ऑल्सो के भी बाद वर्ब आना चाहिए, नॉट ओनली के बाद प्रोनाउन है तो बट ऑल्सो के बाद भी प्रोनाउन आना चाहिए। अब हम बट ऑल्सो के पार्ट को तो रिप्लेस कर नहीं सकते, तो बट ऑल्सो के बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो नॉट ओनली के बाद भी आपको क्या लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा। अब यहां पे ये सेंटेंस क्या है, पास्ट का, वेंट का यूज हुआ है, मतलब आपको डिड पहले रखना पड़ेगा। नॉट ओनली डिड दे गो टू सी अ फिल्म बट ऑल्सो हैड डिनर आउट। तो इस बेस पे हमारा आंसर क्या जाएगा, क्या बात, वेरी गुड, इंटेलिजेंट तो है आप लोग, हाँ, बचपन से। आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ए पार्ट ही क्यों लिया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट में था और हमें हेल्पिंग वर्ब रखनी थी नॉट ओनली के साथ। और अगर मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करूं तो वहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या मिलती है सर, डिड का यूज करते हैं, तो यहाँ भी इन्वर्जन का ही यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब अगर रखनी है तो, ठीक है। सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं है, इन्वर्जन का यूज किया गया है, मतलब हेल्पिंग वर्ब को रखा गया है। और जब डिड आ गया तो आगे वेंट की कोई जरूरत नहीं, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने गो का यूज किया। इज दैट क्लियर, यस और नो? वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए और टिक करिए अपना आंसर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंग्री विद समवन, एंग्री के साथ जब विद का यूज करते हैं तो समवन का यूज करते हैं। समवन मतलब किसी बंदे की बात करते हैं तो एंग्री एट नहीं होता, एंग्री विद होता है। एंग्री एट मतलब किसी के बिहेवियर की बात कर दी या कुछ किसी थिंग को रिलेट कर दिया, तो जनरली कभी कभी एंग्री एट का यूज करते हैं। वैसे एंग्री विद, अगर मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे एंग्री विद होना चाहिए, ना कि एंग्री एट होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स आंसर बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं सर, बिल्कुल सिक्सर लग चुका है आपका। द टीचर वाज एंग्री विद हिज स्टूडेंट, तो आंसर क्या जाएगा, क्या बात, ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। अगर आप ए पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट पिक करेंगे आंसर। He did not know the answer, I did not neither। अब देखिए, he did not know the answer, I did not neither। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम देखें तो ये अपने आप में पूरा हौच पौच हो रखा है। ये कहना क्या चाहता है, वो ना ही आंसर जानता था और ना ही मैं जानता था, कुछ ऐसा, ना ही उसको पता था ना ही मुझको पता था, कुछ ऐसा। तो भाई यहाँ पे जो आंसर जाएगा, नीदर डिड आई, नीदर ईदर डिड आई, नीदर हैव आई। तो ये जो नीदर हैव आई, इसका तो चांस ही नहीं है, पास्ट से शुरू किया। ईदर का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो का सेंस है, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉट नीदर दोनों एक साथ नहीं आते, तो आपका जो आंसर जाएगा वो ए पार्ट जाएगा, तब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर करेक्ट होगा। क्या बात है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट फिर से करेक्ट हो चुका है, ठीक है। सो ही डिड नॉट नो द आंसर, नीदर डिड आई।
सेंटेंस क्या जाएगा, ही डिड नॉट नो द आंसर नीदर डिड आई। बिल्कुल ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप ए पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है माय डियर एस्पिरेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, बिल्कुल सेशन को लाइक और शेयर करते चलो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी रीच होनी चाहिए, इससे ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचाते चलो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज, अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Please report to me when you are turn back from Delhi। पीछे हट जाना, टर्न बैक, ठीक है। किसी पॉइंट से पीछे हट जाना, किसी कोई डिसीजन था उससे पीछे हट जाना, दैट कुड बी ऑल्सो टर्न बैक। अब यहाँ पे गलत हो रहा है ना। अब रिटर्न के साथ भी बैक नहीं आता, रिटर्न मीन्स होता ही है वापस आना, तो रिटर्न और बैक दोनों एक साथ कैसे यूज करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ए गलत हो रहा है, सी भी गलत हो रहा है, और नो इंप्रूवमेंट भी नहीं हो सकता क्योंकि जो लिखा है वो भी गलत है। तो भाई आंसर क्या होगा, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, व्हेन यू रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, कुछ ऐसा। तो आंसर क्या जाएगा, बिल्कुल बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बी पार्ट टिक कर रहे हैं तो नो डाउट आपका आंसर पूरी तरह से करेक्ट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं भाई अगला प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन आखिर हमसे कहना क्या चाहता है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए और टिक करिए अपना आंसर। क्वेश्चन टैग अगर पढ़ा है आपने तो इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। देखिए और टिक करिए आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Ravi has been demanding a lot more marks, doesn't he? मतलब जैसे एक चीज समझेंगे, क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है हिंदी में समझेंगे इस चीज को। एक क्लास लूंगा आपकी वैसे क्वेश्चन टैग से रिलेटेड पूरी, पहले एक लिख भी चुका हूं मैं क्लास पूरी क्वेश्चन टैग से रिलेटेड, एक बार देखिएगा उसे भी। जैसे कहते हैं ना कि तुम यहाँ आओगे ना, तुम खाना खाओगे ना, तुम ये काम कर दोगे ना, ऐसा मीनिंग होता है क्वेश्चन टैग का। जब हम सामने वाले से कंफर्म कर रहे होते हैं किसी चीज को, उसमें हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे रवि हैज बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, डजंट ही। क्वेश्चन टैग में कभी टेंस नहीं बदलता। अगर यहाँ पे हैज का यूज हुआ है, हैज बीन का यूज हुआ है, मतलब क्वेश्चन टैग में बीन तो नहीं आएगा, बी बीन बीन इस टाइप के वर्ड नहीं आते, लेकिन जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आई, सेम हेल्पिंग वर्ब आगे भी आएगी। मतलब हैज क्या मिल रहा है, हैज हैव से रिलेटेड कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। ये 3 ऑप्शंस तो कट गए, इस वाले ऑप्शन कट गया, नो इंप्रूवमेंट कट गया। हैजंट ही मतलब रवि और भी डिमांड कर रहा है ना, और भी मार्क्स की डिमांड कर रहा है ना, कुछ ऐसा कर चुका है ना, कुछ ऐसा। परफेक्ट है तो कर रहा होगा, क्या होना चाहिए बताओ फटाफट। हैज बीन डिमांडिंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब कर रहा है ना, कुछ ऐसा। मतलब वो और भी क्वेश्चन और भी मार्क्स की डिमांड कर रहा है ना, मतलब मुझे और भी मार्क्स चाहिए, कुछ ऐसा। तो अब एक चीज दिमाग में रखेंगे, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टेटमेंट का होगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टेटमेंट का होगा, आगे हम वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। दूसरी चीज, पॉजिटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है और नेगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो सेंटेंस लिखा है आपका, ये पॉजिटिव, ये जो सेंटेंस लिखा है ये पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग कैसा जा रहा है, नेगेटिव। क्वेश्चन टैग में आप नॉट का यूज कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करता नेगेटिव सेंटेंस की, मान लो ये सेंटेंस लिखा होता रवि हैज नॉट बीन डिमांडिंग अ लॉट मोर मार्क्स, अब यहां पे क्या होता, हैज ही। अब हम क्या यूज करते हैं, हैज ही का यूज करते हैं। मतलब क्या, अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग मतलब जो बाद में कॉमा लगा के पार्ट लगा हुआ है, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इज दैट क्लियर?
क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस और नो? फटाफट बताएंगे भाई। हाँ, इंटेलिजेंट तो हैं आप लोग बचपन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज अगला क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, फॉर मी मनी इज ओनली, देखिए ये फ्रेज पूरी यूज करेंगे, मनी इज ओनली द नहीं आ होगा यहाँ पे, आ मीन्स टू एन एंड। मतलब मनी क्या है, एक माध्यम है एंड का, ठीक है। अब एक चीज समझेंगे, एक पॉइंट क्या रहता है कि हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि हमारी पूरी लाइफ चली जाती है। पूरी लाइफ मतलब हम बुढ़े हो जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और लाइफ टाइम हम क्या करते हैं, अगर हम अपना स्कोर कार्ड देखें 70-80 साल की उम्र में, तो हमने क्या किया, अपने अकाउंट में बहुत सारे जीरो बढ़ाने की कोशिश की, बहुत सारे जीरो बढ़ाने की कोशिश की। 1 लाख हुआ तो 2 लाख, 2 लाख हुआ तो 10 लाख, 10 लाख हुआ तो 1 करोड़, 1 करोड़ हुआ तो 10 करोड़। समझ रहे हैं ना? तो हम क्या करते रहते, पूरी लाइफ जो है एक अकाउंट में अपने जीरो बढ़ाने की कोशिश में ही अपनी पूरी लाइफ बिता दे, कुछ ऐसा। तो मेरे लिए मतलब मनी बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखती, कुछ ऐसा कहना चाहता है बंदा, ठीक है। चलिए, सो क्लियर हो गई ये पॉइंट, क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ पे जो एक्चुअल फ्रेज होगी ओनली अ मीन्स, ओनली द मीन्स नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब हम फर्स्ट टाइम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी चीज की बात कर रहे हैं, तो वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द आएगा भी नहीं, आकर ही यूज करेंगे, ठीक है। सो वेरी गुड। आप अपना स्कोर बताएंगे, आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस आपने कितना स्कोर किया। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक आंसर आ रहा है आपके पास, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क के आंसर्स आपके सामने, ठीक है। होमवर्क जो आपने लास्ट क्लास में आपको मिला था, उसके आंसर्स आपके सामने, ओके। सो इसी के साथ, अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वैसे सभी जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जो भी नहीं जुड़े हैं तुरंत जुड़ जाएंगे, दैट इज नोन एज इंग्लिश बाय नितिन महेंद्रास। इस पर्टिकुलर लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्विजेस ज्वाइन करेंगे, रात में 9 बजे डेली क्विजेस होती है, उसको ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ सेशन की पीडीएफ एंड ऑल डिस्कशंस आपको वहीं पे मिल जाएंगे, वहीं पे डिस्कस करेंगे चीजों को। किसी भी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन होगा तो स्क्रीनशॉट लेंगे, आस्क करेंगे। जिन्होंने आस्क किया उनको मैंने रिप्लाई भी किया, आपने देखा भी होगा उस चीज को, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन हो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, आस्क करिए। मैंने बोला ना, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, आप मुझसे पूछिए 1000 बार। अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलिए, सो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सेशन हो चुका है समाप्त। अगर सेशन में मजा आया तो भाई लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में डे 10 की क्लास के साथ, ठीक सुबह 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल माय एस्पिरेंट्स।